हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमने AS26 ख़त्म किया था। ये रहा AS26 इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS4 एंड AS29। बेसिकली ये AS29 है, पर कुछ पार्ट इसमें AS4 का भी है। बेसिकली ये AS29 है, पर कुछ पार्ट इसमें AS4 का भी है। ठीक है जी। AS का नाम है कंटिंजेंसीज। AS का नाम है कंटिंजेंसीज। अब हम जरा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वैसे AS ये जस्ट 1.5 से 2 पेज का है। 1.5 से 2 पेज का। इसमें कुछ कंटेंट नहीं बनेगा। फटाफट ख़त्म करते हैं, इजी है। लिखें इसके अंदर पहले हमने बात की AS का नाम है कंटिंजेंसीज, तो उसका मीनिंग लिख लेते हैं कि मीनिंग क्या है। लिखें ज़रा, कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज क्या होता है, ज़रा देखें। एज पर द प्रोविजंस। ये पूरा थियोरेटिकल ऐसे है, कोई इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला। वैसे ये AS भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, पर हमें कवर पूरा करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। ज़रा देखें, एज पर द प्रोविजंस। ये ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा 4 से 5 मार्क्स का। कंपलसरी आया तो 5 मार्क्स का। अगर वैसा आ गया 4 मार्क्स का, तो लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ज़रा देखें, एज पर द प्रोविजन। एज पर द प्रोविजन रिजल्ट्स फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन। रिजल्ट्स फॉर पास्ट ट्रांजैक्शंस ऑन बैलेंस शीट डेट। ऑन बैलेंस शीट डेट कंटिंजेंसी बोलते हैं। एज पर द प्रोविजन रिजल्ट फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन ऑन बैलेंस शीट डेट। अब हमने देख लिया कि क्या होता है कंटिंजेंसी। जरा इसके अंदर देख लेते हैं कि कंटिंजेंसी कितने टाइप की होती है। कंटिंजेंसी कितने टाइप की होती है, लिखिए जरा। सेकंड क्लासिफिकेशन of contingencies. Classification of contingencies. इसमें एक चार्ट बना के देखिए जरा, मैं लिखवाता हूँ जरा। सबसे पहले लिखे कंटिंजेंसीज। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, मोटा 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा फेवरेबल कंटिंजेंसीज। सेकंड, अनफेवरेबल कंटिंजेंसीज। ठीक है जी। इसको जरा ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज आती है जरा देखें। रिलेटेड टू कैश इनफ्लोज। अब इसके अंदर जरा लिखें। इसके अंदर 2 चीज़ आती है। सबसे पहले रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो। सेकंड रिलेटेड टू लॉस ऑन एसेट।
लॉस ऑन एसेट। अब हमने इसमें रिलेटेड टू कैश इनफ्लो क्यों लिखा और ये फेवरेबल में ही क्यों आया? देखिए ज़रा, जब हमारा कोई केस चल रहा होता है, हम कंपनी है, हमारा कोई केस पेंडिंग है, तो हमारे लिए वो फेवरेबल कब होगा? जब हमें डैमेजेस मिल जाएंगे, जब हमें कंपनसेशन मिल जाएगा तो हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो ये वही है रिलेटेड टू कैश इनफ्लोस। हमारे पास जब पैसा आएगा या तो डैमेजेस के थ्रू या क्लेम के थ्रू, तो हमारे लिए फेवरेबल होगा, इसलिए वो कैश इनफ्लो है। अगर हमारे लिए फेवरेबल कब होगा? जब हम केस हार जाएंगे, हमें डैमेजेस देने पड़ेंगे, क्लेम देना पड़ेगा, तो उस केस में रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो हमारे पास से पैसा जाएगा। इस केस में रिलेटेड टू लॉस ऑन एसेट, रिलेटेड टू लॉस ऑन एसेट, इसमें बेसिकली आता क्या है? लिखें जरा, हम जब प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रा। इसको पूरा लिख देता हूँ जरा एक बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी। हाँ जी, हमें जब पैसा मिलने वाला था तो एक्चुअली जो हमारे डेटर्स थे वो थोड़ा लेट पेमेंट करने लगे, तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि वो पैसा नहीं देंगे, हमें डाउट हुआ कि वो पैसा नहीं देंगे, तो थोड़ा रिस्क आने लगा, तो हमने एक प्रोविजन बनाया कि हमें डाउट हो रहा है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा, थोड़ा फंस के मिलेगा, तो हमें अपने एसेट का लॉस होने लगा। एसेट मीन्स डेटर भी हो सकता है, फिक्स एसेट भी हो सकता है, तो हमें ये डेटर्स की बात कर रहे हैं, हमें रिकवर होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कि हमें डाउट है कि हमारा जो पैसा वो फंस सकता है, तो उस केस के लिए हमने एक प्रोविजन बनाया। ठीक है जी। अब हम जरा देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, इसके अंदर कौन सा लगेगा, इसके अंदर कौन सा लगेगा, क्योंकि हमने दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हैं ना, AS4 एंड AS29। तो AS4 का इनमें से कौन सा लगेगा? AS4 यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, या फिर यहाँ लगेगा, 29 यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, या फिर यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा जरा देखते हैं। लिखें इसके अंदर AS29, इस पर AS29 लगेगा। इसमें कौन क्या क्या चीज़ आती है जरा देखें इसके अंदर। जैसे मैंने बताया ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा इसमें रिलेटेड टू लॉस ऑफ ओन एसेट, कि हमें डर है कि हमारा एसेट खत्म हो सकता है, तो उस केस में हमने प्रोविजन बना लिया। तो इसमें हमारा इनफ्लो कहाँ से आ सकता है जरा उसमें देखें, दैट इज expected receipt of इंश्योरेंस क्लेम। हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराया था और वो एसेट वगैरह लॉस हो गई, जल गई, या कोई चुरा के ले गया, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डाल दिया कि हमें क्लेम चाहिए। तो जो भी एक्सपेक्टेड रिसीप्ट है, हमें जो पैसा मिलेगा वो हमारा कैश इनफ्लो है। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड है रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन, या तो क्लेम या फिर कंपनसेशन एक्सेट्रा हमें मिल रहा है। इस पर AS29 लगेगा। अब इस पर क्या लगेगा देखिए जरा, इस पर भी AS29 लगेगा, या फिर कैश आया या फिर गया, कैश आया या फिर गया, AS29 लगेगा। दैट इज expected compensation to be paid, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट की बात होगी, यहाँ पर पेड की बात होगी, और इसके बारे में तो हमने लिख ही दिया कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसमें वो वाला है। अब इसके अंदर कौन सा एज लगेगा? अब बच कौन सा गया? AS4 बच गया, तो उसमें AS4 आएगा, इसमें आएगा AS4, इसमें AS29, इसमें AS29, इसमें AS4। फेवरेबल को हमने एक ही पार्ट में डिवाइड किया, कुछ इसमें पार्ट नहीं था,
रिलेटेड टू कैश इनफ्लो, इस पे S29 लगेगा। अनफेवरेबल कंटिजेंसीज, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो और रिलेटेड टू कैश ऑन, नहीं रिलेटेड टू लॉस ऑन एसेट, एसेट का हमारा लॉस हो रहा है तो उसमें ES4 लगेगा। ये हमने चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझ लिया, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं फेवरेबल कंटिजेंसी क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट देखना है ना कि अकाउंट्स में हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो लिखो जरा, फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फेवरेबल कंटिजेंसीज। देखिए इसमें as per the provisions of AS29, क्योंकि फेवरेबल में तो एक ही था, फेवरेबल में तो एक ही बात हो रहा था, कैश रिलेटेड टू इनफ्लोस, तो उसमें AS29 लग रहा था, तो इसमें AS as per the provision of AS29 we should ignore favorable contingencies as a matter of prudence, हम अपनी कंटिजेंसी फेवरेबल वाली को हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये प्रूडेंस का मैटर है, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। लिखे आगे, we should not disclose favorable contingencies in balance sheet। BS मीन बैलेंस शीट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप पूरा लिखेंगे एज पर वो सॉरी। We should not disclose favorable contingencies in balance sheet, profit and loss or notes to accounts। ना तो उसको बैलेंस शीट में शो करना, ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ना नोट्स टू अकाउंट्स में। फुल स्टॉप। आगे लिखें, it means that there will be no accounting। जब हमने इग्नोर ही कर दिया तो उसकी कोई अकाउंटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ना नोट्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना, ना बैलेंस शीट में, ना प्रॉफिट एंड लॉस में। देयर इज नो काउंटिंग और डिस्क्लोजर for their contingencies। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया फेवरेबल कंटिजेंसी क्या होता है। अब सेकंड देखें, explanation on unfavorable कंटिजेंसीज। अनफेवरेबल कंटिजेंसी के बारे में जरा लिखें। इसमें AS4 भी लगेगा और AS29 लगेगा, AS4 एंड AS29, क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, अनफेवरेबल वाला और लॉस ऑफ एसेट वाला। लिखें इसमें, as per the provisions of AS4 and AS29, the following three stages should be considered।
for accounting of unfavorable contingencies। हमें 3 स्टेजेस देखनी है। देखें जरा कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं, लिखें पहले। जैसे ही 3 स्टेज खत्म हो जाएगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। अब बस ज़्यादा नहीं बचा, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये एस थियोरेटिकल एस है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला इसमें। स्टेज वन में क्या है? प्रोबेबल स्टेज। ब्रैकेट में लिखें क्या होता है ये? likely to occur। एक्सप्लेनेशन लिखें इसका क्या होता है? if any contingency is at probable stage, then we should create provisions। We should create provisions। आगे लिखें provisions for such contingency, full stop। if such provision is to paid in cash, then it should be disclosed in liability side। It should be disclosed in liability side, full stop। आगे लिखें but provisions against asset, आगे लिखें provision against asset should be disclosed under asset side by reducing the value of asset। ये तो हमारा खत्म होगा स्टेज पर। अगर प्रोबेबल स्टेज पे है तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना है उस कंटिजेंसी का, और अगर हम प्रोविजन जो हमने प्रोविजन बनाया उसको हम कैश में पे करेंगे। इफ सच प्रोविजन इज टू पेड इन कैश देन इट शुड बी डिस्क्लोज इन लायबिलिटी साइड। अगर प्रोविजन अगेंस्ट एसेट है तो उसको हमें एसेट में से माइनस करके दिखाना है। ठीक है जी। अब लिखें स्टेज 2। इसमें क्या है? रीजनेबल स्टेज। ब्रैकेट में लिखें क्या है इसके लिए? लेस देन लाइकली। लिखिए इसमें क्या होता है? if any contingency is at reasonable stage, then we should not create provision
provision, but we should disclose it in notes to accounts में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, disclose it in notes to accounts. As a contingent liability. अगर रीजनेबल स्टेज पे हमारी कंटिंजेंसी, तो उसको हमें कोई प्रोविजन नहीं बनाना, उसको हमें डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में एज एन कंटिंजेंट लायबिलिटी. सिंपल. क्योंकि जो भी हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है ना, वो हमारी लायबिलिटी साइड नहीं आती है. अगर रीजनेबल स्टेज वाली है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी फुट नोट के थ्रू. लायबिलिटी के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स हमारे शुरू हो जाएंगे, उसमें फुट नोट पे हमारा इसको हम शो कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में. सिंपल. अब लास्ट स्टेज देखें, ये बहुत सिंपल है, छोटा है, बहुत छोटा. स्टेज 3 रिमोट कंटिंजेंसी. लिखे इसके अंदर ignore these contingency in books of accounts as well as in notes to accounts. खत्म. सबसे पहले हमने देखा कि अनफेवरेबल कंटिंजेंसी, इसमें AS4 अप्लाई होता है, AS29 अप्लाई होता है. इसमें 3 स्टेजेस थी, प्रोबेबल स्टेज, रीजनेबल स्टेज और रिमोट कंटिंजेंसी. प्रोबेबल स्टेज में क्या था, अगर कंटिंजेंसी प्रोबेबल वाली है, प्रोबेबल स्टेज पे है, तो उसमें हमें प्रोविजन बनाना है. अगर उस प्रोविजन को हम कैश में पे करेंगे, लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी हमें पे करना है ना. और अगर हमने एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन बनाया, तो हमें उसको एसेट साइड दिखाना है. कैसे दिखाएंगे एसेट साइड? इसको हम एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे. ठीक है जी. जैसे हम फिक्स एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं ना, वैसे ही हम एसेट में से इस प्रोविजन को माइनस करके दिखाएंगे. अगर रीजनेबल स्टेज पे है, तो हमें कोई प्रोविजन नहीं बनाना, सीधा हमें नोट्स टू अकाउंट में शो कर देना एज ए फुट नोट. ठीक है जी. फुट नोट में शो करेंगे क्या, हम उसमें लिखेंगे कि जो हमारी एसेट है वो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है. सिंपल. अब अगर रिमोट कंटिंजेंसी है, जो स्टेज 3 है हमारा, तो उसको ना ही हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है और ना ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है कहीं पर. अल्टीमेटली हमें इसको इग्नोर करना है. तो ये हमारा AS29, ये वैसे पूरा का पूरा वैसे AS29 ही था, पर इसका कुछ पार्ट AS4 का आया हुआ है, और इसका वो जो AS4 पढ़ेंगे उसका कुछ पार्ट AS4 का उधर है. AS4 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो फुल फ्लेज AS4 जिसमें कुछ पार्ट है, और कुछ पार्ट जो बचा हुआ है वो हमारा AS29 में इधर आ गया. ठीक है जी. अब हमारा AS4 खत्म हो गया, AS4 का कुछ पार्ट खत्म हो गया, और AS29 पूरा खत्म हो गया. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, AS19. AS19 लिखे जरा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS19, जो है हमारा लीसेस.
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी हमारी वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।